दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एग्रीकल्चर क्लास इंटर कक्षा 12वीं विषय एग्रीकल्चर का विषय है एक PCMB कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व। अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले 2 अंक की प्रश्न, महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर तरीके से लगे हुए हैं। आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे इस समस्या का समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा ये प्रश्न। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग लिखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग लिखिए। आंसर देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग निम्नलिखित हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, इसको इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप होता है उसके उपयोग अपन यूज कहाँ करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला यूज है, प्यारे विद्यार्थी, इसका पहला यूज है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका यूज है जो प्रयोगशालाओं में किया जाता है, लैबों में किया जाता है, लैब्स में। नंबर 2, दूसरा पॉइंट है, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में किया जाता है। किस में करते हैं? इसका उपयोग घड़ी के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उनको देखने में किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हस्तरेखाओं को देखने में किया जाता है। जो हस्तरेखाएं होती हैं उनको देखने में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो हो गया आपके सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अपन देखते हैं अगला प्रश्न। ये सभी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये सारे प्रश्न 2 अंक की प्रश्न हैं, अर्थात 2 अंक के प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखनी है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है, इसके 7 अवयवी रंग निम्नलिखित है और यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको निम्नलिखित दर्शाए हुए हैं। जैसे एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं कि इसके 7 रंगों की याद करने की ट्रिक है बेजानी हपी नाला। इसे 7 अंगों की ट्रिक को अपन बेजानी हपी नाला के नाम से याद कर सकते हैं। तो बेजानी, यहाँ पे बे का इसका अर्थ होता है बैगनी, जा का अर्थ होता है जामुनी, नी का अर्थ होता है नीला, ह का अर्थ होता है हरा और पी का अर्थ होता है पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। अर्थात कह सकते हैं कि 7 अवयवी रंगों में जो व्यक्त होता है उसे बेजानी हपी नाला से जाना जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब यहाँ पे कह सकें कि इसमें जो 7 अवयवी रंग होते हैं उसमें तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो इसमें तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होती है, क्योंकि लाल रंग जैसे आपने देखा होगा लाल रंग कहीं पर लगा हो वो हमको बहुत दूरी से भी दिखाई दे सकता है। और बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। तो हमारा जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि
किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो आप उत्तर में लिखेंगे लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आपका इसका आंसर होगा बैगनी रंग। कौन सा रंग होगा बच्चों, बैगनी रंग। अगला प्रश्न है, यह 2 अंक का प्रश्न है। 2 अंक की प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर शो होने लगा है। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नोट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। मैंने आपकी मेहनत करके नोट्स बनाए हुए हैं और आपको वीडियो अपलोड यूट्यूब चैनल पर कर रहा हूँ। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी हमारी मेहनत को इसको स्वार होने दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रही। तो इसका देखते हैं चुंबक किसे कहते हैं। कि चुंबक में वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर खींचता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक निम्न 2 प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा कि कोई पदार्थ हो जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट हो, जो आदि को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि हम चुंबक ले लें और उसे रख दें और उसके चारों तरफ लोहे की छोटी छोटी कीला रख दें, लोहे की छोटे छोटे चूंड रख दें, कीला रख दें, तो चुंबक होगी ना, जितना वो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में से चारों तरफ से लोहे की जो वस्तु रखी होंगी उनको अपनी ओर खींच लेगी, आकर्षित कर लेगी। तो इसे ही क्या कहेंगे, चुंबक कहते हैं। और चुंबक निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, चुंबक निम्नलिखित 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को इंग्लिश में नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला काले रंग का पत्थर, प्रकृति के रूप में पाया जाने वाला काले रंग का पत्थर जिसमें चुंबक के गुण मौजूद रहते हैं, उसे प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। या अपन कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। अर्थात इसकी डेफिनेशन को दूसरे तरीके से भी अपन लिख सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वह चुंबक जो हमको जमीन से, धरती से, प्रकृति से प्राप्त होती है, तो उस चुंबक को प्राकृतिक चुंबक या नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसके बाद देखते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, जैसे देखते हैं। कृत्रिम चुंबक को इंग्लिश में बच्चों आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट वह चुंबक जिसे कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है, उसे कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आपने देखा होगा कि कृत्रिम चुंबक ऐसी चुंबक होती है जिसे मानव अपने हाथों के माध्यम से बनाते हैं, कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाते हैं। इस प्रकार की जो मैग्नेट होती है इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट या कृत्रिम चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो एक कृत्रिम चुंबक हो गई। 2 अंक के प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगला प्रश्न है,
स्थायी चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। या इसे पूछा जा सकता है कि स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में असमानता बताइए, अथवा स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अथवा स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में विभेद कीजिए, अथवा परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट में अंतर बताइए। अर्थ या कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। तो इसे स्थायी चुंबक क्या होती है, स्थायी चुंबक में अंतरपन देखते हैं। इसमें पहला अंतर है, स्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण स्थायी रूप से पाए जाते हैं। इसमें जो चुंबकीय गुण हैं वो स्थायी रूप से पाए जाते हैं, जबकि अस्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण स्थायी रूप से नहीं पाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक होती है उसमें चुंबकीय गुण स्थायी रूप से नहीं पाए जाते हैं और स्थायी चुंबक में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देखते हैं, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा पेपर में, इसीलिए मैंने आपको इसमें 2 ही पॉइंट बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, स्थायी चुंबक को इस्पात द्वारा बनाया जाता है। स्थायी चुंबक होती है, इसे किसके द्वारा बनाते हैं, इस्पात द्वारा बनाते हैं। और अस्थायी चुंबक को नरम लोहे से बनाते हैं। इसे किसी द्वारा, नरम लोहे की कुंडलियों द्वारा, परिनालिका द्वारा बनाया जाता है। तो दूसरा पॉइंट हुआ, स्थायी चुंबक को इस्पात के द्वारा बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक को नरम लोहे की परिनालिका के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है बच्चों, देखते हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण बताइए। ये पहले भी अर्धवार्षिक परीक्षा, जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें भी पूछा गया था, और अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई उसमें भी ये पूछा जाएगा प्रश्न। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, मेन एग्जाम 2022 में, इसमें भी ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया था। और जितने भी सेट आपको दिए गए हैं उन सभी सेटों में ये प्रश्न दिया हुआ है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। इसमें प्रश्न है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कोई 2 कारण बताइए। तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कोई 2 कारण निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है, किसी चुंबक को पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अर्थात इसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे अपन चुंबक लो, चुंबक अपने हाथ में है और उस चुंबक को, बड़ी चुंबक लेके उसको ऊपर से पटक दें और ज़मीन पर, मतलब पत्थर पर गिरे, तो उसका जो चुंबकत्व है उसमें अंतर आता है, वो चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, उसका चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है। बड़ी चुंबक ले लो, उसे कम से कम 20-30 फुट की ऊंचाई से पटक दें नीचे, तो उसका जो नीचे गिरेगी तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो किसी भी लोहे की वस्तुओं के फिर अपने आप में चिपका नहीं पाएगी। नंबर 2, इसका दूसरा पॉइंट है, किसी भी चुंबक को अत्यधिक गर्म करके ठंडा करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चे समझ सकते हैं कि जैसे कोई चुंबक ले लो, चुंबक को आंच में डाल दो, तेज आंच जल रही हो उसमें डाल दो उसको, और फिर उसको निकाल के पानी में डाल दो, ठंडा कर दो, तो उसका चुंबकत्व बच्चों नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कह सकते हैं किसी चुंबक को अत्यधिक गर्म करके उसे ठंडा करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नंबर 2, किसी चुंबक को ऊंचाई से पटकने पर भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों से याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपको सारे इंपोर्टेंट प्रश्न ही लेकर आया हूं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किसे कहते हैं। इकाई नंबर 3 का प्रश्न है, ऊष्मा किसे कहते हैं। ऊष्मा किसे कहते हैं तथा इसके उपयोग। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। बच्चों क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है, तो लिखा हुआ है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके कारण गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है, ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जिसके द्वारा गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। अथवा ठंडे या गर्म का अनुभव कराए उसे ही ऊष्मा कहते हैं। जो ठंडे या गर्म का अनुभव कराए उसे ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक होता है कैलोरी या जूल। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी या जूल। तो कह सकते हैं ठंडे या गर्म का अनुभव कराए ऊष्मा कहलाती है, इसका मात्रक कैलोरी या जूल होता है। अच्छा प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कि ऊष्मा के उपयोग, यूज ऑफ हीट, ऊष्मा के उपयोग। ऊष्मा का उपयोग कहाँ किया जाता है इसे देखते हैं। ऊष्मा के उपयोग निम्नलिखित उपयोग हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, मौसम परिवर्तन में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। मौसम परिवर्तन होता है तो उसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, भोजन को पकाने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे भोजन पर पकाते हैं तो उसे पकाने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलें हम भोजन पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के लिए आपको पता है कि अग्नि की ज़रूरत रहती है, आँच की ज़रूरत रहती है। जैसे अपन आँच जलाते तो वो कैसी होती है, गर्मी होती है, गर्म, तो उसे ऊष्मा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि भोजन को पकाने में ऊष्मा का उपयोग होता है। नंबर 2, गीले कपड़े, अपन कपड़े धोते हैं पर उसको सुखाने के लिए धूप में डालते हैं, तो धीरे धीरे धूप उन पर पड़ती है तो उसका जो पानी है वो सूख जाता है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि गीले कपड़ों को सुखाने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर पॉइंट 4, मटके के पानी को ठंडा करने के लिए, मटके का पानी होता है उसे ठंडा करने के लिए भी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। मटके के पानी को ठंडा करने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे मान के चलो एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचे, आकर्षित करे, तो उसे विद्युत आवेश कहेंगे। विद्युत आवेश यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि बच्चों, यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश में कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। नंबर 1, धन आवेश। धन आवेश में क्या होता है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर जो उत्पन्न आवेश होते हैं उन्हें धन आवेश कहते हैं। जब कांच की छड़ ले लो, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ो, तो वहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होंगे उन्हें क्या कहेंगे, धन आवेश। नंबर 2, ऋण आवेश। नंबर 2 क्या बच्चों, ऋण आवेश। ऋण आवेश में क्या होता है, जब एवोनाइट की छड़ ले लो, एवोनाइट की छड़, किसकी होनी चाहिए, एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, ऊनी कपड़ा ले लो या बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे, तो वहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होंगे उन्हें क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, ऋण आवेश कहते हैं। यू आर अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट, यू आर अंडरस्टैंड। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, जिससे हम आपकी समस्या को हल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इसीलिए आप उन क्वेश्चनों के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हो। अगला प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सुराही का पानी जल्दी ठंडा हो जाता है क्यों? सुराही होता है मतलब मटका कह सकते हैं। मटके में जैसे ही अपन गर्मियों के दिनों में पानी भर के रख देते हैं, तो वो गर्मियों के दिनों में जैसे पानी रखा रहता है तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है? इसका कारण होता है कि मटका, जब मटके में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं मिट्टी में, तो वो बाहर की जो ऊष्मा होती है, वो हवा होती है, हवा को ले लेता है, हवा लेता है, और जैसे छिद्रों के माध्यम से वो हवा उसके अंदर चली जाती है, जिससे हमारा पानी है वो ठंडा हो जाता है। इसे इस तरीके से देख सकते हैं। सुराही, मटका रंध्रमय मिट्टी की बनी होती है। जो मटका होता है वो रंध्रमय छोटे छोटे छिद्रों की मिट्टी से बना होता है, जिसके कारण उसके छिद्रों में से पानी सुराही की ऊपरी सतह पर छा जाता है, जिससे वो पानी होता है ना, वो मटका होता है उसकी ऊपरी सतह पर आ जाता है, छा जाता है। जब ऊपरी सतह
वाला जल से वाष्प बनती है, जब ऊपरी वाली सतह होती है उससे जल से वाष्प बनती है, तब सुराही के अंदर वाले जल से गुप्त ऊष्मा लेता है। सुराही के ऊपर जो जल की वाष्प बनेगी तो उससे अंदर से गुप्त ऊष्मा ले लेगा, और जिसके फलस्वरूप सुराही के अंदर वाला पानी शीघ्र ठंडा हो जाता है, जिससे उसका पानी है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कह सकते हैं कि सुराही रंध्रमय मिट्टी का बना होता है। ऊपरी सतह पर जो पानी की वाष्प के रूप में छा जाता है और वह अंदर वाले पानी से गुप्त ऊष्मा ले लेता है, जिसके कारण जो अंदर का पानी है वो शीघ्र ठंडा हो जाता है। इसका यही मेन कारण है। अगला प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कृषि के क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की क्या भूमिका होती है। कृषि अपन करते हैं, कृषि खेतों के कार्यों में, कृषि के कार्यों में विद्युत उपकरण मतलब जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों की क्या भूमिका होती है। कृषि के क्षेत्र में विद्युत से चलने वाले उपकरणों की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में मैं आपको इस प्रश्न का आंसर लेके आया हूँ। इसको पढ़ाऊँगा कि कृषि के क्षेत्र में विद्युत उपकरणों की क्या भूमिका होती है। इनकी निम्नलिखित भूमिका होती है। नंबर 1 है, कृषि क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की भूमिका निम्न प्रकार से है। नंबर 1, विद्युत मोटर की सहायता से, जो विद्युत मोटर होती है उसकी सहायता से कृषि यंत्र, थ्रेसर आदि को चलाकर सूखी फसल से भूसा प्राप्त किया जा सकता है। कि मतलब विद्युत यंत्र की सहायता, जो कृषि क्षेत्र हैं जैसे थ्रेसर है, उनको चलाकर अपन फसल को कतर सकते हैं, फसल निकाल सकते हैं। तो उससे फसल से जो हमारा बीज है, राशि वो अलग हो जाती है और भूसा अलग हो जाता है। तो इसका ये तो पहला पॉइंट हो गया कि क्या भूमिका है, उपकरण क्या भूमिका है। नंबर 2 कि विद्युत मोटर के द्वारा वाटर पंप की सहायता से, विद्युत मोटर के द्वारा वाटर पंप माने पानी का पंप होता है, उसकी सहायता से भूमि से पानी को खींचकर सिंचाई की जाती है। कि आपने देखा होगा कि जैसे मान के चना कि कुआं है, बोर है, बोर में अपन क्या डालते हैं, मोटर डालते हैं। वो किससे चलती है, विद्युत मोटर है, विद्युत यंत्र है। उसकी सहायता से जैसे बोर में मोटर ले जाती है, उसको चालू करते तो नीचे का पानी है, ज़मीन का पानी है, वो ऊपर आ जाता है। उससे अपन क्या कर लेते हैं, खेतों में पानी दे लेते हैं, अर्थात सिंचाई कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि विद्युत मोटर द्वारा वाटर पंप की सहायता से भूमि से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। खेतों की क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इस यंत्र के द्वारा फसल और भूसे को अलग किया जाता है, और कृषि यंत्रों में की सहायता से मतलब सिंचाई की जा सकती है। अगला प्रश्न, पैराफिन के दो भौतिक गुण लिखिए। किसके, पैराफिन के दो भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, पैराफिन पानी में बहुत कम विलेय होती है। पैराफिन एक ऐसी है कि वो पानी में घुल तो जाती है लेकिन बहुत कम घुलती है, बहुत कम विलेय होती है। नंबर 2 इसका पॉइंट है, पैराफिन एल्कोहल, बेंजीन, ईथर आदि कार्बनिक यौगिकों में विलेय होती है। इसके अलावा पैराफिन जो है एल्कोहल है, बेंजीन है, ईथर है इत्यादि आदि में विलेय हो जाती है। इनमें वो डालने पर घुल जाती है। पॉइंट नंबर 3, पैराफिन का गलनांक व क्वथनांक अणुभारों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जो पैराफिन का जो गलनांक है, गलनांक और क्वथनांक, वो अणुभार जैसे ही बढ़ता है तो वो भी बढ़ता चला जाता है। कह सकते हैं पैराफिन का जो गलनांक, क्वथनांक अणुभारों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और कम होने के साथ साथ कम होता जाता है। ठीक है ना। जब किसी भी चीज़ को जिस ताप पर गलाया जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं, और जमाया जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, एसिटिलीन गैस के कोई दो भौतिक गुण लिखिए।
एसिटिलीन के कोई दो भौतिक गुण लिखिए। तो एसिटिलीन के दो भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एसिटिलीन गैस शुद्ध अवस्था में रंगहीन दिखाई देती है। एसिटिलीन गैस है, जब उसकी अवस्था शुद्ध होगी तो वो कैसी दिखाई देगी? रंगहीन दिखाई देगी, अर्थात इसमें किसी प्रकार कोई रंग नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कह सकते हैं एसिटिलीन गैस शुद्ध अवस्था में रंगहीन दिखाई देती है। नंबर 2, एसिटिलीन गैस हल्की मीठी गंध वाली गैस होती है। एसिटिलीन गैस है वो हल्की मीठी होती है और उससे गंध आती है। नंबर 3, एसिटिलीन गैस पानी में अल्प विलेय होती है। यह भी पानी में बहुत कम विलेय होती है, अल्प विलेय होती है। ठीक है ना। तो इसके भौतिक गुण हुआ है, एसिटिलीन गैस शुद्ध अवस्था में रंगहीन दिखाई देती है, एसिटिलीन गैस हल्की मीठी गंध वाली होती है, यह गैस पानी में अल्प विलेय होती है। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, गोबर गैस का रासायनिक संगठन लिखते हुए इसकी सावधानियां लिखिए। गोबर गैस होता है, उसका रासायनिक संगठन लिखते हुए इसकी क्या लिखना है? सावधानियां। तो गोबर गैस का रासायनिक संगठन, गोबर गैस रासायनिक संगठन का मतलब ये है कि गोबर गैस में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कौन सी गैस कितने परसेंट है, कौन सी गैस कितने परसेंट है, इसका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो गोबर गैस अनेक गैसों का मिश्रण होती है। गोबर गैस है, उसमें कई गैसें मिली होती हैं, वो मिलकर बनी होती है। इसमें 65% होती है मीथेन गैस। कितनी होती है? 65% मीथेन गैस होती है और 30% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। गोबर गैस में 65% मीथेन, 30% कार्बन डाइऑक्साइड और 2% क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। सल्फर और अन्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि गैस इसमें पाई जाती हैं। तो गोबर गैस अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इसमें 65% मीथेन, 30% CO2 गैस, 2% हाइड्रोजन, सल्फर और अन्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं, पाई जाती हैं गोबर गैस में। तो इसकी सावधानियां क्या क्या होती हैं कि गोबर गैस में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? वो निम्नलिखित सावधानियां। नंबर 1, गोबर गैस का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। गोबर गैस की पाइपलाइन में कम से कम मोड़ होनी चाहिए। नंबर 1 है, गोबर गैस का अपन उपयोग करेंगे तो उसकी जो पाइपलाइन लगाएंगे तो उसमें कम से कम मोड़ होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मोड़ लगा दो तो फिर उसमें दिक्कत आती है। इसीलिए गोबर गैस पाइपलाइन में मोड़ बहुत कम होनी चाहिए, कम से कम मोड़ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, गोबर गैस का प्रयोग किया जाने वाला पाइप, गोबर गैस जो लगाते हैं उसमें जो पाइप प्रयोग होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मतलब नकली वकली लगा दो उसमें तो दूसरे दिन ही खराब हो जाए। तो इसीलिए कह सकते हैं कि गोबर गैस का उपयोग करते समय जो पाइप हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और नंबर 2, मोड़ बहुत कम होनी चाहिए, मोड़ कम से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रयोग किया जाने वाला पाइप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, पहले बता दिया है। गोबर गैस संयंत्र पर बैठकर कभी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। गोबर गैस जहाँ पर अपन लगाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं उसमें बैठ जाते हैं और बीड़ी पीने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए गोबर गैस संयंत्र पर बैठकर कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नंबर 4, जब गैस का प्रयोग ना किया जाए तब इसके बाल्ब होता है ना उसको बंद कर देना चाहिए। गैस का प्रयोग हो रहा है तो इसके बाल्ब को क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। गोबर गैस का प्रयोग हो गया, अब हमको काम नहीं है तो उसको बंद कर देना चाहिए। नंबर 5, गोबर गैस की लौ नीली होने तक गैस बाल्ब को घुमाना चाहिए। गोबर गैस की जो लौ होती है, लौ निकलते वो नीली नहीं हो जाए तब तक उसको घुमाना चाहिए। तो ये इस वीडियो में जो प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे थे 2 अंक की प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको अपन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है। तो पहला प्रश्न मैंने आपको बताया, सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सरल है, शालाओं में करते हैं, कलपुर्जों को देखने में करते हैं और हस्तरेखाओं को देखने में करते हैं। ठीक है ना। रिवीजन करा रहा हूँ बच्चों।
दूसरा, प्रकाश वर्ण में छिपी परिभाषा, अच्छा प्रश्न है, ये मैंने समझा दिया आपको। चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। चुंबक 2 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया आपको, प्राकृतिक, कृत्रिम। इसके बाद स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक में अंतर हो गया। किस चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कारण बता दिया, सरल है। ऊष्मा किसे कहते हैं, ठंडे या गर्म का अनुभव करा ऊष्मा कहलाती है। उपयोग इसके कहाँ पे करती हैं, मौसम परिवर्तन में, भोजन को पकाने में, कपड़ों को सुखाने में, मटके का पानी ठंडा करने में इसके यूज हो गए। विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, प्रकार बताइए। जब किसी वस्तु को उसे गुण, एक वस्तु दूसरी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करे उसे विद्युत आवेश कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जब कांची छड़ को रेशम से कपड़े से रगड़ेंगे तो धनावेश उत्पन्न होंगे, और एगुनारी छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली खाल से रगड़ेंगे तो वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सुराही का पानी जल्दी ठंडा क्यों जाता, क्योंकि उसमें सुराही में छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए ठंडा हो जाता है जल्दी। क्या दिक्कत है, सरल है। विद्युत आवेश मैं बता चुका हूँ पहले ही। कृषि क्षेत्र में उपकरणों की भूमिका थ्रेसर में करते हैं, पानी निकालते हैं, उससे सिंचाई करते हैं, ये हो गए उसके उपयोग। पैराफिन का उपयोग, गुण हो गई है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। एस्ट्रोजन के मैंने बताई दी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको। गोबर गैस का संगठन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया ये। इसके बाद किण्वन के प्रकार, किण्वन क्या है, जो जटिल से सरल में बता, किण्वन कहलाती है। 2 प्रकार होते हैं, वायवीय किण्वन, अवायवीय किण्वन। जो वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय किण्वन, जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय किण्वन कहते हैं। क्या दिक्कत है, बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझिए इसे, इन प्रश्नों को। किण्वन का उपयोग है आपका। यूरिया के भौतिक गुण हो जाए, समस्त विद्यार्थियों जिन्होंने हमारा इस वीडियो देखा है, 2 अंक की प्रश्न पढ़े हैं और उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आएंगे। और जिन लोगों से मैं आशा करता हूं कि जो लोग मेरी वीडियो कक्षा 12वीं वाले एग्रीकल्चर विषय वाले विद्यार्थी जो देख रहे हैं, अपना विशेष ध्यान रखें इस पर और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। और हमारे चैनल को अभी तक आपने हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किया है तो कृपया से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे। तो मैं यहीं तक आपके लिए कहने वाला हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से बनाए रखें और हमारी वीडियो देखते रहें, और हमारे यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। प्ले लिस्ट में जाकर आपको वहाँ पे क्लास हाई स्कूल के साइंस के नोट्स भी डले हुए हैं, जो आपके कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी आप उनको शेयर कर सकते हैं वहाँ से देखकर, और उनकी पढ़ाई को मैं उसमें भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न डले हुए हैं। इसके बाद मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले होंगे उनको लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको हमारी वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।